नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और हमारी खास पेशकश अपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में जाकर मत्था टेका, तो वहीं उन्होंने इस दौरान संबोधित करते हुए क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। कोई गुरुद्वारा साहब का कार्यक्रम हो, कोई सेवा का कार्यक्रम हो, तो मैं चाहे जितनी भी व्यस्तता हो उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि जरूर न जरूर मैं वहां थोड़े समय के लिए भी पहुंचूं अवश्य पहुंचूं, क्योंकि बचपन से नानकमता साहब जाता रहा, हेमकुंड साहब हमारे रीठा साहब जाता रहा हूं, तो आज आप सबके बीच में आया हूं। और मैं तो कहूँगा कि इस दुनिया में जो भी कुछ घटित होता है बिना गुरु कृपा के होता नहीं है। हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, कई बार सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसी योजना बनाएंगे, लेकिन योजना क्या है, बनाने वाले गुरु हैं, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और आप सबके आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और इस बार जो यात्रा है वो यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा संख्या में है। 3 तारीख को यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार खुले थे, 6 तारीख को केदारनाथ जी के द्वार खुले थे, 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के खुले थे। अब हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू हो रही है। और पिछले दिनों का जो अनुभव आया है, जितनी यात्रा में आज से 2 साल पहले लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, भक्तगण आते थे, उसकी संख्या कई गुना ज्यादा हो गई है। माने ऐसे मानिए कि 5 गुना 6 गुना तक भी ज्यादा हो गई एक एक स्थान पर। और शुरू में हमने भी सोचा कि सभी श्रद्धालु आए हैं, अब किसको रोकें, थोड़ी व्यवस्था बनाने की बात थी। जनरल साहब तो हमारे फौज के जनरल भी हैं और बड़े अनुशासन वाले भी हैं, ये मुझे भी सिखाते रहते हैं, बीच बीच में कहते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि भक्तगण आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, किसी को हम कोशिश करते हैं कि सबको रोकने दें। लेकिन पहले दिन जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, उस रात्रि को वहां पर 22,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद 5वें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा भी विधिवत शुरू हो गई है। ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर से मुख्य अतिथि उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस दौरान गवर्नर और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में दरबार साहिब के सामने माथा टेककर अरदास की। श्री हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से चलने के लिए प्रार्थना भी की। मौके पर गुरुद्वारा परिसर की ओर से दोनों अतिथियों का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 4 धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। शुभ दिन है, आज से यात्रा हेमकुंड साहब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं। और आज बड़ा शुभ दिन है और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है। और सबसे अनुरोध भी हमने किया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा बाय रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। सभी को शुभकामनाएं। यात्री आ रहे हैं लेकिन लक्ष्मण झूला पुल बंद पड़ा है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, यात्री और व्यापारी भी भूखमरी की कगार में। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, यात्रियों के लिए भी अच्छी हो और यहाँ के जो हमारे व्यापारी बंधु भी अच्छी हो, उसके लिए जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए पहले तो पूरी गुरुद्वारा प्रबंध समिति, राजू बिंद्रा जी और सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयाँ देता हूँ कि ये भव्य आयोजन करके आज से हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुरुआत है। ये पूरे देश के लिए एक संदेश है कि उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है और यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। और पूरे देश का यात्री, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में आए। और किस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए भरोसा? देखिए, सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है
मैं स्वयं एक मंत्री हूं और मुझे एक धाम का जिम्मा दिया गया है, दूसरे मंत्री जी को दूसरे धाम का। सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील है और पूरी व्यवस्थित ढंग से आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता और एक व्यवस्थित ढंग से उसको दर्शन हो, इसके लिए सरकार। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए अभी चार धाम की यात्रा चल रही है, ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहब में जाएंगे। और हेमकुंड साहब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है। मैं तो कहूँगा कि हम अत्यंत खुश हैं, हर एक उत्तराखंडी बहुत ही खुश है कि उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच गुरुवार को MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। सीएम आवास से आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीकरणीय और अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए ये MOU किया गया है। आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। इससे निश्चित रूप से हमको रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि जब हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके जो हमारी राज्य को आगे बढ़ाने की अवधारणा है, उस पर ये MOU आज आगे चलकर एक अच्छा काम होगा और निश्चित रूप से इसके राज्य का भी लाभ होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी हमने बहुत सारे सोलर के क्षेत्र में। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज विधानसभा सभागार में पशुपालन दुग्ध संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए प्रदेश के आम नागरिक को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए उचित दिशा निर्देश भी अधिकारियों को प्रदान किए। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशुपालन और किसानों को लाभ देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, जब मैंने अपना मंत्रालय ज्वाइन किया था तो मैंने एक समीक्षा बैठक करी थी सारे अपने अधिकारियों के साथ एनिमल हस्बेंड्री के, और उसमें एक चीज़ सामने ये आई थी कि हमारे उत्तराखंड में कोई स्टेट लाइफ स्टॉक मिशन नहीं है और उसकी वजह से हमको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है हमारे स्टेट को, क्योंकि हम लोग 100% डिपेंडेंसी हमारी केंद्र सरकार पर चली जाती है। कोरोना काल में कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि हमारे जो पशु हैं उनको क्योंकि फंडिंग नहीं हो पाई केंद्र सरकार से, तो पशुओं के जो हमारे वैक्सीनेशन थे उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई। तो मैंने इनको आदेश दिया था कि आप 1 महीने के अंदर एक स्टेट लाइफ स्टॉक मिशन का पूरा ड्राफ्ट तैयार करिए और हम लोग उसमें स्टेट को कैबिनेट में लाके इसको इनैक्ट करेंगे ताकि हमारी स्टेट की कुछ फंडिंग हो। इसमें हमने कुछ स्टेट फंड का रिक्वायरमेंट भी रखा है 40-50 करोड़ का, ताकि स्टेट उसमें फंडिंग करे और हम लोग को कभी भी कोई कंटिजेंसी की ज़रूरत हो तो उस फंड को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो आज बैठक उसी परिप्रेक्ष्य में रखी थी। देखिए, हमारी एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो 3.17% हमारे GSDP का कंट्रीब्यूट करती है पूरे उत्तराखंड में, और हम लोग जो है एग्रीकल्चर को अगर आप देखिए तो एग्रीकल्चर 2015-16 के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन पर है और हमारी एनिमल हस्बेंड्री की जो चीज़ है मिनिस्ट्री है वो अपहिल पे जा रही है। तो अब मेरा निवेदन यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे कि आप इसको मिशन को अडॉप्ट करिए और उसको कैबिनेट में लाइए ताकि हम लोग अपना स्टेट में एक फंड का सोर्स बना सके और हमारे एनिमल्स की जो है वो सुरक्षा भी हो सके और उनको उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने श्री बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता की। उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर जिस तेजी से कार्य हो रहा है ये सराहनीय है। मुख्य सचिव ने कहा कि श्री बद्रीनाथ में काफी कार्य
इसी सीजन में पूरे हो जाएंगे। श्री बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 साल में केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोग उदाहरण देंगे कि इतनी अधिक ऊंचाई के धार्मिक स्थल होने पर भी श्री बद्रीनाथ में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि चारधाम यात्रा आने से पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आज हम आए थे यहाँ जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है तो उसकी प्रगति देखने और कुछ निर्णय बाकी थे वो निर्णय करने के लिए, और देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत ही अच्छी गति से काम चल रहा है और काफ़ी कार्य जो हैं वो इसी सीज़न में पूरे हो जाएंगे, जबकि इतने ऊंचाई पे इतनी गति से पहले कभी काम नहीं हुआ, ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है वो कम से कम समय में समाप्त हो जाए। बाकी सभी लोगों से बात की, लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा जब प्लानिंग चलेगी। और ये बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इतना बढ़िया काम यहाँ हो रहा है, और जो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद चीज़ बन के आएगी वो केवल सारे भारतवर्ष में नहीं सारी दुनिया में लोग इस महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग दुगड्डा ब्लॉक के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कोटद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह के बच्चियों का अन्नप्राशन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की सराहना की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में लड़कियों को 50 किशोरी किट और महिलाओं को 40 वैष्णवी किट वितरित किए गए। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आकर आनंद की अनुभूति हो रही है। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे मन का कार्यक्रम आज मैं उसमें पहुँची हूँ और एक कुछ नयापन सा दिखा। आज हमने गोद भराई की, हमने आज अन्नप्राशन किया और किशोरियों को बांटा, हमने किट बांटा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको और मजबूत कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि बाल विकास का जो विभाग है उसने आज ये यहाँ पर प्रोग्राम रखा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। कुछ सरकार की नई योजना है बच्चों को पढ़ाने के लिए और बचाने की ताकत। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब 2015 में शुरू हुआ था तो उत्तराखंड में भी ये स्थिति थी कि 1000 बच्चे थे और बच्चियां काफ़ी कम थी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह से ज़मीन तक पहुंचा है उस कारण से आज ये जो रेशो है ये सुधरा है और करीबन 960 के करीबन बच्चियां अब हो रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कार्यक्रम हम केवल लेकर नहीं आए हैं, ज़मीन तक हम उनको पहुंचा पा रहे हैं। और वैसे ही मातृत्व वंदना योजना हो गई, महालक्ष्मी किट योजना हो गई, वात्सल्य योजना हो गई, ऐसी अनेक योजनाएं हम महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ अभी मैं पैम्फलेट देख रही थी और मुझे बहुत खुशी है कि इन योजनाओं के अलावा हमारे लिए जो राइट्स हैं, जो हमारे लिए लॉज हैं महिलाओं के लिए, उनको भी हम प्रचार कर पा रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो बहुत अच्छा ये प्रयास। 50 वर्षीय दिलीप भरत मालिक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के जुनून के साथ 26 जनवरी 2022 में नागपुर से देश के कई शहरों से लगभग 15,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद नैनीताल पहुंचे दिलीप भरत मालिक का कहना है कि समाज में फैली विकृतियों जैसे नशे के खिलाफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का संदेश के साथ नागपुर, मुंबई, सूरत, गुजरात, कर्नाटक, शिमला, उत्तरकाशी, नैनीताल,
जन जागरूकता का संदेश देते हुए नैनीताल से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अपने पूरे सफर के दौरान लगभग 45,711 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिलिंग के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, जिससे नागपुर के साथ भारत का नाम रोशन हो सके। इसमें कि मैं एक संदेश लेके चला है। 45,711 किलोमीटर साइकिलिंग नागपुर से स्टार्ट किया है 26 जनवरी 2022 से, और वो साइकिलिंग का मिशन लास्ट ख़त्म होने वाला है 31 मार्च 2023 को। मैं नागपुर, मुंबई, सूरत, गुजरात से कटरा से लेगी करते हुए, और उसके बाद में शिमला आया, शिमला से उत्तर काशी से अभी मैं इस वक्त नैनीताल में हूँ, और नैनीताल से मैं अभी आगे लखनऊ की और नागालैंड, पटना से रिटर्न कलकत्ता आने वाला, कलकत्ता से दिल्ली से ऐसा करके मैं ग्वालियर आएगा, ग्वालियर से रिटर्न इलाहाबाद, फिर उसके बाद झांसी से नागपुर। ये पहला राउंड है मेरा। ऐसे 4 राउंड चलेंगे, और मैं भारत के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नौयुवक को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए, ऐसे करके मैं एक संदेश लेके चला है। और मुझे जनता ने काफ़ी मदद की है। नागपुर से जितने भी मैंने स्टॉप बताया है, गुरुद्वारा, मंदिर, और मुझे पब्लिकों ने सहायता करी है, रहने का, खाने पीने का, हर तरीके से। मुझे गवर्नमेंट से किसी भी तरह से कोई फंड नहीं मिला है। दूसरी बात, जिस जगह मैं जॉब कर रहा है उनको एप्लीकेशन लगा के निकला है, स्पेशलिस्ट लीव दिया जाए 15 महीने के लिए। माननीय नितिन जी गडकरी जी को भी दिया है, और मोदी सरकार को भी दिया है, और मैंने स्थायी मंत्री सभी को लोगों को लेटर दिया है, और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक एप्लीकेशन दिया है नाम दर्ज करने के लिए। 45,711 किलोमीटर हाथों हाथ भी लेटर दे के आया मैंने लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और 23 जनवरी को मैंने उन्हें न्यूज भी। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद भी सुरक्षा की दृष्टि से वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में अभी तक विभाग ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। एडीआरएम के मुताबिक भविष्य में भी सीसीटीवी कैमरे जल्दी लगाए जाने मुश्किल हैं, क्योंकि रेलवे विभाग केवल संवेदनशील स्टेशन पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाता है। बाकी स्टेशन के अंदर और बाहर का सुरक्षा का जिम्मा आरपीएफ और सीआरपीएफ का होता है। एडीआरएम के इस बयान के बाद कहा जा सकता है कि विभाग शायद किसी बड़ी अनहोनी होने के इंतजार में बैठा है। लापरवाही की बात नहीं है। देखिए, ये अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में हर जगह तो कैमरा नहीं लग सकता। हर जगह कैमरा आप लगा कर करेंगे, तो अगर कैमरा भी लगा करके मॉनिटर करेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन और इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो हमारे इंटरनल रिपोर्ट में संवेदनशील माना गया है, उन सारे स्टेशनों पे कैमरा है और उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। आपको आश्चर्य होगा कि लक्सर से लेकर के और हरिद्वार तक, और इधर आपका मोतीचूर और ज्वालापुर, ये सारी पथरी, ऐथल, सारे स्टेशनों पे कैमरा, उसकी 24 घंटे की मॉनिटरिंग होती है। क्योंकि इस सेक्शन में गाड़ियाँ कम चलती हैं, और अगर इस टाइप के इंसिडेंट और होते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग लगवाएंगे। अभी आज के डेट में उत्तराखंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भले ही तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में अपेक्षा से भी कम ही रहा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा कर्नल अजय कोठियाल को बनाया था। उम्मीद थी कि कर्नल अजय कोठियाल की छवि और केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब कर्नल अजय कोठियाल ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे पर बयान देते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में झूठ का पुलिंदा लेकर आई थी, और उत्तराखंड में कई लोग आम आदमी पार्टी के झूठ के पुलिंदे से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन अब धीरे धीरे सबको सच्चाई का पता चल रहा है और एक एक कर
इस्तीफे भी आम आदमी पार्टी से लोग दे रहे हैं। पार्टी चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, वो एक झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में आई थी। धीरे धीरे जो उत्तराखंड के सजग लोग हैं, जो वहाँ उस झूठ के पुलिंदे से प्रभावित होकर के उनसे जुड़े थे, जब उनको वास्तविकता उनके सामने आई तो उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया है। वो कहीं ना कहीं अच्छी पार्टियों से जुड़ेंगे और समय रहते उनको इस बात से वो आगाह हो गए कि ये वास्तव में झूठ का पुलिंदा है। तो ये अच्छा है और कई इस्तीफे भी आपके लोग देंगे। जताई जा रही है कि देखिए, वो तो वही बताएंगे कि उनको किसका दामन थामना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आएगा और हमारी रीति नीति को स्वीकार करेगा, हमारे सिद्धांतों को स्वीकार करेगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित डीएलएड की परीक्षा 25 मई को संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर गुरुवार को बोर्ड सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि ये परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर प्रदेश में 151 परीक्षा केंद्र बनाने के साथ ही 151 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 29 नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं और जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी इस परीक्षा के मुख्य नियंत्रक होंगे। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हमारी 25 मई को है और 10 से 12:30 बजे तक ये परीक्षा होनी है। हमने इसमें अपने नोडल अधिकारियों और नोडल केंद्र व्यवस्थापकों को बुलाया है, जिस पे परीक्षा के संबंध में चर्चा की जा रही है। और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे 151 हमारे परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 34,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। हर केंद्र पे एक पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है और मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जिले में मुख्य नियंत्रक के रूप में परीक्षा को संपन्न कराएंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी पेन और आईडी के अलावा कोई भी परीक्षा सामग्री नहीं ले जा पाएगा। मोबाइल वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी तरह की प्रिंटिंग जो सामग्री है, पर्स वगैरह, हर चीज़ प्रतिबंधित है। ये प्रतिबंध परीक्षार्थियों के लिए भी है और वहाँ पे जो भी शामिल हैं, कार्मिक जो ड्यूटी में लगे हुए हैं या कोई भी अधिकारी, और पूरी परीक्षा। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में किसानों, खाद्यान्न आढ़तियों और राइस मिल एसोसिएशन पदाधिकारी मंडी समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें मंडी सचिव शकील अहमद ने आरटीओई मंडी समिति की दुकानों पर कृषि उपज खरीदने का कार्य करने का आग्रह किया। तो वहीं किसानों से अपनी कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध भी किया। आयोजन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जसपुर जो मंडी है, ये किसान का माल नहीं खरीद पाते। यहाँ आड़तियाँ जो हैं वो बैठ नहीं पा रहे थे। हमने अपने तरफ से ये कोशिश की है किसान और मिल एसोसिएशन के बीच में वार्ता करके कि यहाँ पर जसपुर की मंडी में आपके धान की खरीदारी चालू की जाए। कितनी सहमति बनी इन मुद्दों पर? हमारी करीब आड़तियों और किसानों से करीब 90% इसमें सफलता हासिल हो चुकी है। पूरी तरह सफलता तो उसी दिन हासिल होगी जिस दिन ये मंडी चल पाएगी। और उसमें हमने साथ साथ किसानों के लिए काशीपुर मंडी से 10 रुपये फाल ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और साथ में किसान को सम्मान। मंडी समिति जसपुर द्वारा आदेश किया गया था कि जसपुर मंडी समिति को स्थापित किया जाए, तो उस उद्देश्य को लेके किसान और राइस मिलर की एक मीटिंग, संयुक्त मीटिंग हमने यहाँ आयोजित की थी, जिसमें सहमति बनी है कि 1 जून से यहाँ से जो आड़तियाँ हैं वो अपनी दुकानें स्थापित करेंगे और 1 जून से जो है किसानों की उपज की खरीद की जाएगी। और इसके अलावा राइस मिलर एसोसिएशन और कच्चा आड़ती एसोसिएशन द्वारा ये भी किया गया है कि काशीपुर मंडी से किसान को 10 रुपये अधिक मुनाफा दिया जाएगा, रेट दिया जाएगा। और इसका हम प्रसार गांव-गांव करेंगे कि किसान अपनी उपज मंडी समिति जसपुर में लाए और इसका जो हमारा इनकम होगी, हमारी मंडी टैक्स वगैरह, उसका डेवलपमेंट जो है हमारी जसपुर क्षेत्र को ही लगे। लिंक रोड है, गांव की सड़कें, आपका हैंडपम्प वगैरह,
स्थापित हैं। जो हमारा मीटिंग हॉल है चेयरमैन साहब का, उसमें मीटिंग हुई है और ये मुझे लग रहा है कि 101% मीटिंग सफल रही है। इसमें एक तो हमारे क्षेत्र का जो मंडी का जो विकास कार्य के लिए जो पैसा था हमारा काशीपुर जाता था, वो हमारे जसपुर में रहेगा। हमारे क्षेत्र के जो विकास कार्य बढ़ेंगे, इसमें गति बढ़ेगी। और दूसरा, किसानों का जो वहाँ पर डीजल फूकता था काशीपुर मंडी के लिए, वो डीजल बचेगा। किसान को बहुत फायदा है यहाँ मंडी चालू होने से। और मिल एसोसिएशन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो आड़ती है यहाँ पर। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।